हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि हम लगातार आपकी सामाजिक विज्ञान की बेटा तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि कल अर्थात 7 मार्च को आपका बेटा सामाजिक विज्ञान का पेपर है। हमने बेटा आपको इतिहास की, भूगोल की और नागरिक शास्त्र की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। इस वीडियो में हम देखेंगे बेटा सामाजिक विज्ञान का अंतिम भाग अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से संबंधित ही हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, इसे नंबर पे ना जाएं बेटा, आप ये बात ध्यान रखें, ठीक है। चलिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। शिशु मृत्यु दर जो होती है बेटा, उसे रोकने के 3 उपाय बताओ। तो उत्तर में पहला कह रहे हैं जननी सुरक्षा योजना, JSY जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से कुशल जन्म परिचायिका द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना मातृ और नवजात दोनों की मृत्यु दर की कमी करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो जो जननी सुरक्षा योजना होती है, उसके माध्यम से जो कुशल जन्म परिचायिका द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ और नवजात शिशु दोनों की मृत्यु दर में कमी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेटा चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, कह रहे हैं विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों, नवजात स्थिरीकरण इकाइयों और नवजात शिशुओं की देखभाल के अन्य उपायों द्वारा शिशु की जीवन रक्षा की जाती है। क्या की जाती है बेटा, शिशु की जीवन रक्षा की जाती है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, कह रहे हैं सार्वभौमिक टीकाकरण द्वारा माता और शिशु को सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवाकर उनकी प्राण रक्षा की जाती है। तो ये शिशु शिशु मृत्यु दर रोकने के बेटा उपाय है, ठीक है। 3 क्या करवाई जाती है, सार्वभौमिक टीकाकरण द्वारा माता और शिशु को सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवाकर उनके प्राण की रक्षा की जाती है। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देखें अगला प्रश्न कह रहे हैं विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। अगले बेटा एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला है बेटा विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला है बेटा विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अथवा करके एक और दे रखा है, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। ये बेटा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक, और ये पूछा भी जाता है। तो उत्तर क्या होगा बेटा, मानव को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, बराबरी का व्यवहार पाना, स्वतंत्रता आदि जैसे उपलक्ष्यों के बारे में चिंता करता है। क्या कह रहे हैं बेटा, विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है, क्योंकि केवल आय ही है जो सब कुछ कर सकती है, चिंतन करता है। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। चलिए देख लेते हैं बेटा कौन कौन से मापदंड थे। तो इन हेडिंगों को आप याद करके जाएंगे, ठीक है। पहला हेडिंग है बेटा लोगों का स्वास्थ्य, मतलब मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाता है। कह रहे हैं मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा बेटा, उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों शैक्षिक स्तर। कह रहे हैं मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी,
वह उतना ही विकसित माना जाएगा। कह रहे हैं किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। ठीक है बेटा, साक्षरता शैक्षिक स्तर क्या होते हैं? अगर साक्षरता की दर ज़्यादा है तो क्या शैक्षिक माना जाएगा, और साक्षरता की दर अल्प होगी तो वो अल्प विकसित माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय, कह रहे हैं मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति मतलब प्रत्येक इंसान की कमाई। तो क्या कह रहे हैं, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। और अच्छा जीवन स्तर किसकी पहचान है बेटा? विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी उतना अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता। तो कह रहे हैं जिस देश में प्रति व्यक्ति आय यानी प्रत्येक मनुष्य अच्छा खासा रुपया कमाता है तो वो अच्छा होगा, और जिस देश में कम होगी कम कमाता होगा तो अच्छा, मतलब जो है प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो वो अच्छा जीवन स्तर उसका नहीं माना जाएगा। ऐसे देश को विकसित देश नहीं कह सकते जहाँ प्रत्येक मनुष्य के लिए काम ही ना हो। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर कह रहे हैं देशों की राष्ट्र स्थिति में तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। देखो बेटा कितने वर्ष आया है, और अथवा करके राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं। पहला हेडिंग है बेटा राष्ट्रीय आय का अर्थ। कह रहे हैं किसी देश के उत्पादन की एक इकाई की वास्तविक उत्पादन का अनुमान प्रति वर्ष लगाया जाता है। जिस प्रति वर्ष किसी देश के जो उत्पादन की एक इकाई का वास्तविक जो उत्पादन का अनुमान होता है बेटा, वो एक साल में एक बार लगाते हैं। जैसा कि एक राष्ट्र की समस्त उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है, यह संपूर्ण उत्पादन उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय या लाभांश होती है। संक्षेप में किसी एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान रखें बेटा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। अब आते हैं बेटा प्रति व्यक्ति आय की तरफ। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रति व्यक्ति आय, कह रहे हैं प्रति व्यक्ति आय किसी देश राज्य नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों के अलग अलग जीवन स्तर का महत्वपूर्ण सूचकांक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो क्या कह रहे हैं प्रति व्यक्ति आय किसी देश राज्य या कहीं के रहने वाले व्यक्तियों की एक औसत आय एवरेज आय है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिए, इसमें अंतर पूछा गया है जो कि बहुत ही अच्छा है बेटा प्रश्न। कह रहे हैं आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं के अंतर बताइए। अंतर के केवल 2 बिंदु लिखें। कह रहे हैं आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के अंतर बताओ, सिर्फ 2 पॉइंट। तो हेडिंग डालेंगे आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। पहला हेडिंग डालेंगे बेटा आर्थिक क्रियाएं, दूसरा डालेंगे अनार्थिक क्रियाएं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा 2 अंतर। तो पहले में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आर्थिक क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं हैं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपयोग से संबंध रखती हैं। आर्थिक क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं हैं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपयोग से संबंध रखती हैं। और दूसरा क्या है बेटा इधर अनार्थिक में, कह रहे हैं अनार्थिक क्रियाएं वे मानवीय क्रियाएं हैं जो सेवा भाव तथा जन कल्याण से संबंध रखती है। ठीक है, जन कल्याण से संबंध रखती है। फिर अगला है बेटा आर्थिक में, कह रहे हैं आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक है। आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक है। और इधर कह रहे हैं बेटा अनार्थिक क्रियाओं का अवैधानिक होना आवश्यक है, या अनार्थिक क्रियाएं अवैधानिक भी हो सकती है। चलिए अगला बेटा देखते हैं, फिर एक अंतर है। कह रहे हैं संगठित तथा असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित तथा असंगठित, ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रक में अंतर निम्नलिखित है। तो चलिए बेटा देख लेते हैं क्या अंतर है। एक तरफ हेडिंग डालेंगे बेटा संगठित, एक तरफ असंगठित। जितने भी अंतर आप याद करें, जितने भी पेपर में लिखें, सबको बेटा टेबल डाल के लिखना है। पहला पॉइंट है ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं।
इधर लिखेंगे बेटा ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। सिंपल है। दूसरा है बेटा रोजगार की अवधि नियत होती है। उधर कह रहे हैं बेटा रोजगार की अवधि नियत नहीं होती है। रोजगार की अवधि नियमित होती है, यह है संगठित में, और रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है, ये असंगठित में। चलिए अगले देखते हैं। तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। कह रहे हैं तीसरा, इस क्षेत्र को अनेक सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होता है, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि। इधर क्या कह रहे हैं बेटा, इस क्षेत्र को किसी अधिनियम का पालन नहीं करना होता है। इस क्षेत्र को किसी अधिनियम का पालन नहीं करना होता है। चौथा है बेटा, इस क्षेत्र में बैंक, अस्पताल, स्कूल आदि आते हैं। ध्यान रखें बेटा इसमें। कह रहे इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में वे सभी लोग आते हैं या वे लोग भी शामिल होते हैं जो छोटे काम करते हुए स्वरोजगार में लगे हुए हैं, यानी खुद के रोजगार में लगे हुए हैं। बेटा सभी वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और केवल पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, रटना बिल्कुल भी नहीं है, केवल अच्छे से पढ़ना है। और जब आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो बस हेडिंग को याद कर लेना, और कल का पेपर आपका 70 में से 70 होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या है बेटा, ध्यान से समझे। अगला प्रश्न कह रहे हैं असंगठित क्षेत्र के में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन के कारण दीजिए। फिर है अथवा अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। फिर है बेटा अथवा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ठीक है बेटा, फिर है अथवा असंगठित क्षेत्र कार्य क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं, इनकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। चलिए बेटा देख लेते हैं क्या है इसे अच्छी तरह से। तो प्रश्न है बेटा, हाँ, निम्नलिखित कारणों से असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। अब वो क्या कारण है, एक एक करके देखते हैं। पहला है बेटा, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए नौकरी सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, तो सुरक्षा नहीं होती नौकरी की, क्योंकि जब लोग चाहें, मालिक चाहें तो उन्हें निकाल सकते हैं, तो इसीलिए बेटा असंगठित क्षेत्र में उसकी जो है सुरक्षा नहीं होती। दूसरा है उन्हें कम छुट्टियां दी जाती हैं तथा बीमारी आदि की छुट्टियों के लिए भुगतान नहीं किया जाता। अगर वो बीमार हो जाते हैं या किसी कारणवश उनकी छुट्टी होती है तो उसकी सैलरी नहीं मिलती। तीसरा है बेटा, इसके अतिरिक्त समय पर लगाना पड़ता है, इसके अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। कभी कभार क्या होता है बेटा असंगठित में कि ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, जिसकी सैलरी उन्हें नहीं मिलती। चलिए अगला देखते हैं बेटा, चौथा, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं सामान्यतः असंगठित क्षेत्र में लोगों को अनियमित कार्य प्राप्त होता है, तथा जब कार्य अधिक नहीं होता तो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयज श्रमिकों को नौकरी से निकाल देता है। एम्प्लॉयर, नियुक्तता मतलब एम्प्लॉयर जो नियुक्त करता है लोगों को, तो वो क्या करता है, असंगठित क्षेत्र में लोगों को अनियमित कार्य प्राप्त होता है जब कार्य अधिक नहीं होता। जब बेटा काम है तो लोग लगा लेते हैं मजदूरों को, और जब काम होता नहीं है तो मजदूरों को निकाल के बाहर कर देते हैं। चलिए अगले देखते हैं बेटा, ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियों का उदाहरण दीजिए अथवा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर या आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों के नाम लिखिए। ये बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात की ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। पहला हेडिंग डाल रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां। प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां कह रहे हैं जो क्रियाएं प्रकृति के सहयोग से की जाती हैं, जो क्रियाएं प्रकृति के सहयोग से की जाती हैं प्राथमिक क्षेत्रक गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे कृषि करना, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, खनन कार्य। बेटा इनमें से एक कोई ऑप्शन आ जाएगा और तुमसे पूछेंगे बताओ ये कौन से क्षेत्रक है, तो आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्रक। ध्यान रखना बेटा कौन कौन सा, कृषि, कृषि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है, तो प्राथमिक क्षेत्रक के। पशुपालन किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक के। मत्स्य पालन किसके आता है, प्राथमिक के। तो ये ऑप्शन में भी बेटा आ सकता है, इसका लॉन्ग में आने के पूरे चांस है। अगला हेडिंग है बेटा द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियां। जो क्रियाएं प्राथमिक कार्यों के सहयोग से की जाएं उन्हें द्वितीय क्षेत्रक गतिविधियां क्रियाएं कहते हैं। कह रहे जैसे कपास से कपड़ा बनाना, कपास से बेटा कपड़ा बनता है। लकड़ी से कागज,
या फर्नीचर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, दूध तथा गेहूं से विभिन्न खाद्य पदार्थों का निर्माण करना, इन क्रियाओं को औद्योगिक क्रियाएं भी कहते हैं। तो बेटा द्वितीयक क्रियाओं को औद्योगिक क्रियाओं भी कहते हैं। और जितने भी जैसे कपड़ा बनाना हो गया, कागज बनाना, फर्नीचर बनाना, गुड़ या चीनी बनाना, ये सभी बेटा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेरे प्यारे बच्चों कार्य हैं। चलिए देखते हैं तृतीय क्षेत्र में क्या गतिविधियां आती हैं, ध्यान से देखेंगे। तो बेटा क्या है, जरा ध्यान से समझो। कह रहे तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां, कह रहे इस क्षेत्र की क्रियाओं में किसी वस्तु का उत्पादन ना करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कह रहे तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियां होती हैं, इस क्षेत्र की क्रियाओं में किसी वस्तु का उत्पादन ना करके सेवाएं दी जाती हैं बेटा। तो पेपर में आएगा कि सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत दी जाती हैं, तो आप बेटा किस पर टिक लगाओगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। किस पे बेटा, तृतीय। चलिए जैसे यातायात के साधन सेवाएं बेटा, बैंक, बीमा कंपनी, डाक व्यवस्था, शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि इसी क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो जिसमें बेटा कोई सेवा देता है, जैसे शिक्षक है, वकील है या डॉक्टर है, ये सब जो दूसरों को सेवा देते हैं, ये केवल तृतीय क्षेत्रगत के अंतर्गत ही आते हैं। कह रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, जो दूसरों को सेवाएं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है बेटा, इसे भी ध्यान से देखें आप लोग। कह रहे हैं ससंगठित असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें अथवा संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखिए। बेटा देखो 2020 में आया है, यह है रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखिए। फिर है बेटा संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगला है बेटा संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए। चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं, और टेबल के द्वारा अंतर ही हम लिखते भी हैं, ये भी पता है आपको। उत्तर में कह रहे हैं संगठित तथा असंगठित क्षेत्रकों की तुलना परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रकों की तुलना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं, एक तरफ बेटा संगठित और एक तरफ असंगठित। चलिए देखते हैं। संगठित में ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। कौन से, संगठित। और संगठित में क्या है, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। अगला देखते हैं बेटा, इनमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है। और संगठित में क्या होता है बेटा, इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतर हैं। और देख लेते हैं, अंतर कई हैं बेटा, जितने आपको ध्यान रहे आप पढ़ के जाएं, जितने आपको ध्यान रहे उतने आप कर दें। देखें कह रहे हैं रोजगार की अवधि नियमित होती है, और इधर क्या है बेटा, यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। अगला है बेटा, इस क्षेत्र में कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उन्हें सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि प्राप्त होता है। और इसमें क्या है बेटा, एक हिसाब का प्राइवेट है बेटा ये, ठीक है। इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा नहीं मिलती, यहाँ सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि का कोई प्रावधान नहीं होता। ये बेटा प्राइवेट की बात हो रही है। चलिए अगला 5वां देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं सरकारी संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसका उदाहरण है। अब इधर क्या करें, इनमें भूमिहीन श्रमिकों, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिकों, तड़ा कबाड़ उठाने वाले लोग आदि शामिल रहते हैं। चलिए देखते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा बेटा प्रश्न है। कह रहे हैं मनरेगा 2005, जरा ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। मनरेगा 2005, जैसे मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। देखो बेटा कितना इंपॉर्टेंट, उम्मीद है कल भी पेपर में आएगा। या कह रहे हैं राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे मनरेगा कहते हैं बेटा, फुल फॉर्म है इसकी। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अगर ऐसा आ जाए बेटा राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका मतलब भी बेटा मनरेगा ही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है ये। उत्तर कह रहे हैं भारत की केंद्रीय सरकार ने हाल ही में भारत के 200 जिलों में कार्य करने के अधिभार से संबंधित कानून बनाया है। इस कानून को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम 2005 कहते हैं। इस कानून को बनाने का उद्देश्य उन लोगों को जो कार्य करने योग्य हैं तथा जिन्हें कार्य की आवश्यकता है, सरकार द्वारा एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार
का आश्वासन देना है। यदि सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहती है तो वह लोगों को रोजगार छूट जरूर देगी। ठीक है बेटा, मनरेगा योजना के अनुसार योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या है बेटा, चलो देख लेते हैं इसके उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य कह रहे हैं इसका उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को हर साल न्यूनतम 100 दिनों की गारंटीड नॉन स्किल मैनुअल एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना है ताकि ग्रामीण परिवार अपना घर चला सके। ताकि ग्रामीण परिवार क्या कर सके बेटा, अपना घर चला सके। अगला है बेटा नरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास आजीविका का स्रोत हो। जो काफ़ी कमज़ोर है बेटा उन्हें भी भोजन मिल सके। तीसरा है बेटा आजीविका को मजबूत करना और गरीबों को संसाधन प्रदान करना। आजीविका को भी बेटा मजबूत हो जाएगी और गरीबों को भी साधन मिल जाएगा। अगला है बेटा मनरेगा का उद्देश्य समाज में कमज़ोर वर्ग को भी सम्मानित करना है। जो कमज़ोर वर्ग होते हैं बेटा तो इन्हें सम्मानित करना होता है। अगला है बेटा साथ ही इस योजना का उद्देश्य, ध्यान से देखें बेटा पांचवा वाला पॉइंट, ठीक है, किसके उद्देश्य ये मनरेगा के हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साथ ही इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों को मजबूत करना है। किसको बेटा, पंचायती राज प्रतिष्ठानों को मजबूत करना है। चलिए बेटा अगले देखते हैं, ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं जरा समझना बेटा, अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखो बेटा आया हुआ ये प्रश्न है कई बार, एक दो बार नहीं बेटा कई बार। चलिए बेटा अथवा हम देखते हैं। कह रहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है बेटा, तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। देखो बेटा सबसे पहले आंसर में हेडिंग पढ़ा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कह रहे मानव, क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे मानव द्वारा संपन्न समस्त गतिविधियों जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है बेटा, 5 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहते हैं। वे इस प्रकार हैं प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक। ठीक है, चलिए तो सभी की विशेषताएं जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो प्रथम प्राथमिक क्षेत्रक की विशेषताएं क्या है। पहला पॉइंट, इस क्षेत्र का कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से आता है। दूसरा बेटा प्राथमिक क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों का आधार है। तीसरा बेटा कह रहे हैं देश में सभी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के कारण संभव हो पाती हैं। अगला है बेटा बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। ये सभी की सभी बेटा प्राथमिक क्षेत्र की विशेषताएं थी। चलिए बेटा बढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की तरफ। हेडिंग डालेंगे द्वितीय क्षेत्र की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है बेटा द्वितीय क्षेत्र प्रायः प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और घरेलू व्यवसाय निर्यात उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल बनाता है। ठीक है बेटा, तो द्वितीयक वाला क्या काम करता है, प्राथमिक से माल को लेता है। अगला प्रश्न पॉइंट है बेटा विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करने के माध्यम से जोड़ा गया मूल्य जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास का आधार है। कह रहे हैं विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तन करने के माध्यम से जो जोड़ा गया मूल्य है जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के तेजी के विकास का आधार है। तीसरा देखते हैं बेटा द्वितीयक गतिविधियों में, कौन सी विधियों में बेटा, द्वितीयक गतिविधियों में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, कपड़ा उत्पादन, रासायनिक और एरोस्पेस निर्माण शामिल है। ठीक है बेटा, चलिए अच्छे से इसे पढ़ लेना, हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का निर्माण करता है। द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है। क्या करता है बेटा, विनिर्माण करता है। अगला पॉइंट है बेटा द्वितीय क्षेत्र में उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। द्वितीय क्षेत्र में उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। ठीक है बेटा,
चलिए बच्चों, अब देखते हैं बेटा अगले, ध्यान से देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटा क्या है प्रश्न अगला। कह रहे हैं वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए, अथवा वैश्वीकरण क्या है इसका कोई एक लाभ बताइए, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। चलिए बेटा देखते हैं इसका उत्तर, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा इसका आंसर। कह रहे हैं वैश्वीकरण का लाभ विशेष रूप से समाज के धन संपन्न वर्गों को प्राप्त हुआ। वैश्वीकरण का लाभ किसे प्राप्त हुआ बेटा? तो कह रहे हैं समाज के धन संपन्न वर्ग को प्राप्त हुआ। इन उपभोक्ताओं के सम्मुख पहले से कई विकल्प विद्यमान हैं और वे अब कई उत्पादों की गुणवत्ता, उत्कृष्टता और कम कीमत से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। पहले की तुलना में ये बेटा क्या कर रहे हैं? और अधिक, पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित हुए हैं तथा नए रोजगारों का सृजन हुआ है। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार हुआ है और कुछ ने तो अपनी उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण भी किया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले देखते हैं। तो इसे अच्छे से पढ़ जाएं बेटा, कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए 3 सुझाव दीजिए, अथवा विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए सुझाव दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं बेटा क्या सुझाव है विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए, समझते हैं। कह रहे हैं विदेशी व्यापार का अर्थ। विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक लेन देन जो दो देशों के बीच किए जाते हैं। प्रायः व्यापार की जाने वाली वस्तु में उपभोक्ता वस्तुएं शामिल होती हैं। भारत के विदेश व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम भारत को अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए। दूसरा बेटा, भारत को पेट्रोलियम के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए तथा इसके स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। फिर अगला क्या कह रहे हैं, तीसरा तीसरा कह रहे हैं सड़क यातायात एवं रेल यातायात के पेट्रोलियम पदार्थों के स्थान पर इलेक्ट्रिक रेल इंजन और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा क्या है बेटा, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों का उपयोग कम करके उसके स्थान पर देश में स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। और अगला है बेटा, लोगों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको आता ना हो, लेकिन वही बात है ना बेटा, मेहनत करोगे तो मेहनत के नंबर आएंगे और अच्छे नंबर आएंगे। फिर कहते हो हम पढ़े बहुत थे लेकिन नंबर कम आए, तो नंबर कम आएंगे नहीं, मेहनत से जागो तो बेटा तब होगा सब कुछ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा क्या है जरा ध्यान से देखें। कह रहे हैं भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत में बेटा विदेशियों का व्यापार हो रहा है, विदेशी व्यापार, 3 विशेषताएं बताओ। तो देख लीजिए कितने बार आया हुआ है बेटा 2020 में। अगला है विदेशी व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए। फिर है बेटा विदेशी व्यापार से क्या आशय है, कि इन 3 लाभों का वर्णन कीजिए। फिर कह रहे हैं बेटा विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं बताइए। तो चलिए विदेशी व्यापार को अच्छे से जान लेते हैं बेटा क्या होता है। हेडिंग है विदेशी व्यापार। कह रहे हैं विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में, बेटा देशों के बीच में, राज्यों के नहीं, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है वो कहलाता है बेटा विदेशी व्यापार। कह रहे हैं उदाहरण के लिए यदि भारत अमेरिका से व्यापार करता है तो विदेशी व्यापार होगा। इसे इसे इस प्रकार भी समझा जाता है कि प्रत्येक देश अन्य देशों से क्रय करके अपने नागरिकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयत्न करता है और इसी के साथ अपने अतिरिक्त
उत्पादन को बेचने का भी प्रयत्न करता है। दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदना आयात कहलाता है और बेचना निर्यात कहलाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? खरीदना आयात कहलाता है, बेचना निर्यात कहलाता है। चलिए अगले देखते हैं बच्चों। अगले लाइन है बेटा, किसी भी देश के विदेशी व्यापार में उसके आयात और निर्यात दोनों शामिल किया जाता है। किसी भी देश का जो बेटा विदेशी व्यापार होता है तो उसमें आयात भी शामिल होता है और निर्यात भी शामिल होता है। विदेशी व्यापार में केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय ही, अगले देखते हैं बेटा, क्रय विक्रय ही, फिर कह रहे हैं शामिल नहीं होता, बल्कि सेवाओं का भी क्रय विक्रय शामिल होता है, जैसे जहाज, रानी बोर्ड परिवहन, बैंकिंग, बीमा और परामर्श सेवाएं आदि। चलिए बच्चों अगले देख लेते हैं। देखो बेटा, कह रहे हैं विदेशी व्यापार की परिभाषा। विदेशी व्यापार की परिभाषा तो है बेटा एक प्रोफेसर वेस्टेविल क्या कह रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापार विभिन्न समुदायों के बीच होने वाला व्यापार है। अर्थात ये उन विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच होने वाला व्यापार है जिन्हें समाजशास्त्र अपने अन्वेषण का क्षेत्र मानता है। समाजशास्त्र किसे मानता है? अन्वेषण का क्षेत्र। फेडरिक लिस्ट क्या कहते हैं, आंतरिक व्यापार हमारे बीच है तथा विदेशी व्यापार हमारे और उनके दूसरे देशों के बीच होता है। कह रहे आंतरिक व्यापार हमारे बीच है तथा विदेशी व्यापार हमारे और उनके दूसरे देशों के बीच होता है। चलिए बच्चों अगले देख लेते हैं एक दो लाइन, अच्छी लाइनें हैं बेटा सभी। कह रहे संक्षेप में कहा जा सकता है कि देश की सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार अंतरसेवीय या राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। देखो राष्ट्रीय व्यापार क्या कहते हैं बेटा? अंतरसेवीय व्यापार। तथा देश की सीमाओं के विभिन्न देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार एक दूसरे के साथ लाभ के सिद्धांतों पर आधारित होता है। चलिए पहला हेडिंग डालते हैं बेटा, विदेशी व्यापार को परस्पर जोड़ने में सहायक। विदेशी देशों को परस्पर जोड़ने में सहायक। देखिए बच्चों, अगर दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है तो वो दोनों देशों के रिश्ते संबंध बेटा सही रहेंगे, वो जुड़े रहेंगे। कह रहे हैं विदेशी व्यापार लंबे समय से विभिन्न देशों को परस्पर जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। विदेश व्यापार घरेलू बाजारों, अपने देश के बाजारों से बाहर बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। अगले क्या कह रहे हैं, दूसरा हेडिंग है बेटा, विदेशी व्यापार में उत्पादकों को अवसर प्रदान करना। कह रहे हैं विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेचते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, यानी कंपटीशन कर सकते हैं अपना माल बेचने के लिए। अगला हेडिंग है बच्चों, प्रतिस्पर्धा करने में सहायक। कह रहे हैं विश्व व्यापार के तहत दो देशों के उत्पाद एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का दूसरे यहाँ जाता है, दूसरे का यहाँ आता है, तो दोनों में कंपटीशन तो हो ही जाता है बेटा माल में, कोई भी सही। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से देखना। कह रहे हैं कोपरा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बेटा, दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छे से याद करके जाएं। कोपरा ये बहुत बार आता है बेटा। ठीक है, कह रहे हैं 1986, यहाँ सन भी याद करें, कोपरा की सन जरूर इंपॉर्टेंट है बेटा। 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया था। जो लोग थे बेटा इनका शोषण होता था, वह इन्हें बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। सन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ये कोपरा होता क्या है बेटा? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ध्यान से देखें बेटा, अधिनियम 1986 बनाया गया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है बेटा? कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है, ये अधिनियम प्रसिद्ध है। कह रहे इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ताएं अदालतों का निर्माण किया गया था बेटा। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन भी या अदालत भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका पूरा नाम क्या था अभी आपको बताया था। ठीक है बेटा, देखते हैं। राज्य स्तर पर इसे राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर इसे जिला मंच कहते हैं। राज्य स्तर पर राज्य आयोग, जिला स्तर पर जिला मंच।
अगले देखते हैं बेटा, इस समय देश में 500 के लगभग जिला उपभोक्ता अदालतें हैं। इस उपभोक्ता अदालतों का काम तेजी से इसलिए 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 1991 और 1993 में संशोधन करके कानून को और बड़ा बनाया गया, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों को जल्दी और बेहतर से निपटारा हो सके। बेटा, उपभोक्ता आप कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, कुछ गलत निकलती है, दुकानदार नहीं वापस करता है, नहीं मानता है, तो उसके लिए ये कोपरा, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए बेटा अगले देखते हैं। देखें, अगला प्रश्न है बेटा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की विशेषताएं बताओ। तो कह रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है बेटा, यह अधिनियम सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है। दूसरा है बेटा, इसमें सभी क्षेत्रक, चाहे वो सार्वजनिक हो, निजी हो, सहकारी हो, चाहे सरकारी प्राइवेट को हो, सभी आते हैं। तीसरा है बेटा, यह उपभोक्ताओं के कई अधिकार प्रदान करता है। ये उपभोक्ताओं को कई अधिकार देता है। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। चौथे में क्या कह रहे हैं, इसने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने तथा उनको बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की क्या की थी, स्थापना की थी। बेटा, इसने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की थी। पांचवा है बच्चों, इसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय जैसे अर्धन्यायिक मशीनरी की स्थापना का प्रावधान है। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकारों पर कुछ पंक्ति लिखें। अगला है बेटा, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। देखो आया हुआ है। अगला है बेटा, उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए बढ़िया सा, ये भी आया हुआ है। फिर है बेटा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता विवेचना कीजिए, ये भी है बेटा आया हुआ। चलिए अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। कह रहे उपभोक्ताओं के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। या अगला है बेटा, उपभोक्ता अधिकारों से आप क्या समझते हैं। तो चलिए पहले तो इसे हल करते हैं, आंसर देखते हैं, फिर बेटा अगले की बात करते हैं। उत्तर में कह रहे हैं उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में तथा 1991 और 1993 के संशोधनों में किया गया। उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। क्या अधिकार है जरा देख लेते हैं बेटा। पहला कह रहे हैं सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। अगर आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, वो आपको लूट लेता है, तो पूरा अधिकार है आपका उसे वापस लेने का। अगले कह रहे हैं यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। किसी प्रकार से उसे अगर नुकसान किया जा रहा है तो वो भी भरपाई दुकानदार आपको करेगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए सुनवाई का अधिकार सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। चलिए बेटा अगले देखते हैं, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। कह रहे हैं हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रखने के लिए सरकार प्रयत्न करती रहे। उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वस्तुओं को खरीदने से पहले उस जानकारी का प्रयोग कर सके। चलिए बेटा तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुतिकरण का अधिकार। कह रहे हैं हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं और एवं संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके तथा ये संगठन उसे उसकी समस्या के समाधान में मदद कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न नहीं रटना है, केवल समझना है, पढ़ना है, एक नहीं 2 बार वीडियो पढ़ना है, जिससे पूरे नंबर कल के पेपर में आ सके। आज की ही रात है बेटा, सिर्फ आज की ही रात है, कल अच्छे नंबर आएंगे और एकदम आप इंटेलिजेंट बन जाओगे और टेंशन भी खत्म हो जाएगी। चलिए बेटा देखते हैं अगले, चौथा वाला मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और ये वाला बेटा हमारा अंतिम है इस वीडियो का। तो देखते हैं सुरक्षा का, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं बेटा, सुरक्षा का अधिकार। कह रहे हैं उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे सभी ऐसी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। तो यही तो सुरक्षा है, लोकल लोकल कुछ ना निकल आए। अगला है बेटा सूचना का अधिकार। किसका अधिकार बेटा, सूचना का। आप किसी भी दुकानदार से पूछेंगे कि कितने का है, क्या सूचना है।
उपभोक्ताओं को अधिकार दिया गया है कि वह हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके, ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सके। शोषण मतलब लूटने से बचा सके। ठीक है, हर जानकारी आप ले सकते हैं और ग्राहक और दुकानदार को ये जानकारी देना अवश्य पड़ेगी। अगला है बेटा चयन का अधिकार। तो चयन का अधिकार क्या है? कह रहे हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छा अनुसार चीज़ का चयन कर सके और सही मूल्य भी चुकाए। अपने मर्जी से बेटा आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आपको मूल्य चुकाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों हमारी जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई हो, और इसे याद करने की कोशिश नहीं करें। वीडियो को 2 बार लगभग देखना और सब हेडिंग को समझना, जो जो हम कह रहे हैं उसे भी समझना। बेटा जो ध्यान रहे वो आप लिख देना, नंबर आपके पूरे आने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।